हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस लर्नर्स। आई एम डॉक्टर स्वाति अग्रवाल। आज मैं आपके लिए टीजीटी 2021 का होम साइंस का सॉल्व पेपर लेकर आई हूँ। आज हमारा ये पार्ट 2 है। अभी तक हम 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 26, स्काउरिंग इज यूज्ड इन वूल, सिल्क, रेयॉन, नायलॉन। हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। व्हाट इज स्काउरिंग? सबसे पहले हम देखते हैं स्काउरिंग क्या है। तो हमने वूल की प्रोसेसिंग में देखा था। ये हम पूरा चैप्टर कवर कर चुके हैं वूल का। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ पे जाकर इसको देख सकते हैं पूरा चैप्टर। तो हमने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है। हमने देखा था कि वूल की प्रोसेसिंग में सबसे पहले हमने शेयरिंग किया, मीन्स कि हमने एनिमल्स का हेयर रिमूव किया था। देन हमने उसको ग्रेडिंग किया था। उसको हम शॉर्टिंग करेंगे, कैसा है उसका ग्रेडिंग करेंगे क्वालिटी वाइज। देन हम उसको स्काउरिंग करेंगे। क्लीनिंग एंड स्काउरिंग मीन्स उसको हमें साफ़ करना है। उसमें बहुत सी इम्प्योरिटीज़ होंगी तो हमें उसको साफ़ करना है। तो स्काउरिंग मीन्स कि हम इसमें एल्कलाइन ट्रीटमेंट करते हैं। हम उसको सोप वाटर में वॉश करेंगे, एल्कलाइन मीडियम में वॉश करते हैं। दिस इज स्काउरिंग। अगर तभी भी इम्प्योरिटीज डिजॉल्व नहीं होती हैं, उसमें से साफ नहीं होती हैं, तब हम इसको वोलेटाइल सॉल्वेंट में करते हैं क्लीन। देन अगर अभी भी इम्प्योरिटीज़ हैं, उसमें कुछ वेजिटेटिव इम्प्योरिटीज़ अभी भी प्रेजेंट है, तब हम कार्बोनाइजिंग करते हैं। तो एग्जाम में बच्चे बहुत बार कंफ्यूज करते हैं स्काउरिंग एंड कार्बोनाइजिंग में। स्काउरिंग में हम कर रहे हैं एल्कलाइन ट्रीटमेंट में, हम उसको वॉश कर रहे हैं। अगर ये साफ नहीं हो रहा है देन हम कार्बोनाइजिंग कर रहे हैं। पहले स्काउरिंग फिर कार्बोनाइजिंग, स्काउरिंग फिर कार्बोनाइजिंग। स्काउरिंग एल्कलाइन ट्रीटमेंट, कार्बोनाइजिंग में एसिडिक ट्रीटमेंट में हम वॉश कर रहे हैं। क्लियर? तो स्काउरिंग इज यूज्ड इन वूल। वूल में स्काउरिंग करते हैं। वूल को साफ करने के लिए हम स्काउरिंग का प्रोसेस करते हैं। तो आंसर विल बी ए। क्लियर? नेक्स्ट, फादर ऑफ न्यूट्रिशन साइंस। कौन है फादर ऑफ न्यूट्रिशन साइंस? एंटोनी लेवोजियर द फादर ऑफ न्यूट्रिशन साइंस है। इन्होंने मेटाबॉलिज्म को 1770 में डिस्कवरी किया था। इंडिया में फादर ऑफ न्यूट्रिशन साइंस सी गोपालन है। सो इसका आंसर ए। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल वैल्यू इज यूज टू मेजर द क्वालिटी ऑफ। बायोलॉजिकल वैल्यू किसकी क्वालिटी को मेजर करती है? कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, फैट की, वाइटामिन्स की। बायोलॉजिकल वैल्यू क्या है? Biological value of a protein is measured as the percentage of absorbed nitrogen that is retained for use in growth or maintenance. नाइट्रोजन हमने आपकी नाइट्रोजन एब्जॉर्ब हो रही है। अब उसमें से पूरा नाइट्रोजन का परसेंटेज, हमारा पूरी नाइट्रोजन हमारी रिटेन नहीं हो रही है, वो यूजफुल नहीं है। कुछ नाइट्रोजन हमारी वेस्ट आउट हो जाएगी, वेस्ट में निकल जाएगी, सिक्रीट हो जाएगी। तो कितनी हमारी रिटेन हो रही है, जो कि हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में, ग्रोथ के मेंटेनेंस में हमारी यूज हो रही है। दिस इज रिटेन नाइट्रोजन। तो बायोलॉजिकल वैल्यू बताती है कि कितनी नाइट्रोजन हमारी ग्रोथ में, मेंटेनेंस में यूज हो रही है। इसी को बायोलॉजिकल वैल्यू बोलते हैं। जितनी ज़्यादा बायोलॉजिकल वैल्यू होगी उतनी ही अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन होगी, क्योंकि वो उतनी ज़्यादा ग्रोथ में हेल्प कर रही है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? प्रोटीन। बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन की क्वालिटी हमें बताती है। जितनी ज़्यादा किसी फूड की बायोलॉजिकल वैल्यू है उतना ज़्यादा वो उसकी क्वालिटी, उतनी अच्छी क्वालिटी का उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। तो आंसर आपका ए, सॉरी आंसर बी होगा। इसमें मिस प्रिंट हो गया है टाइपिंग, सॉरी। हाँ, आंसर विल बी बी। ओके, सही है। नेक्स्ट, ये आपका कुछ फूड स्टेप दिए और उनकी बायोलॉजिकल वैल्यू दी हुई है। एग की बायोलॉजिकल वैल्यू 96, सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल वैल्यू एग की है 96। देन मिल्क की 90, देन फिश की 80, राइस की 80, मीट की 74, बंगाल ग्राम की 74, बंगाल ग्राम मतलब जो हम लोग काबुली चना, रेड ग्राम 72, वीट की 66। तो सबसे ज़्यादा किसकी है? एग की है। ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है। सीक्वेंस लगाने को भी आ जाता है, बाकी एग्जाम्स में भी आ जाता है सीक्वेंस लगाने में। तो सिर्फ यहाँ पे आप सिर्फ एक टीजीटी के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहे, अदर एग्जाम्स के लिए भी आपकी प्रिपरेशन साथ ही साथ हो रही है। अभी आपका हायर एजुकेशन का भी एग्जाम आने वाला है, पीजीटी का भी एग्जाम आने वाला है, तो वहाँ पे भी आपको ये क्वेश्चंस हेल्प करेंगे। नेक्स्ट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इज कैलकुलेटेड। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट हम पहले देख लेते हैं।
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज क्या है, नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रेन लेस देन 1 years ऑफ एज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन द सेम ईयर इनटू 1000। मतलब एक साल में, मतलब किसी भी ईयर में अगर 1 साल से कम बच्चों की जितनी डेथ हो रही है अपॉन जितने बच्चे लाइव बर्थ है, उसको हमने डिवाइड कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इसमें क्या आपका है, बेस्ड ऑन एवरी 1000 बेबीज बोर्न, इस पर बेस है, 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आपका आंसर क्या है, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेट डाई। वेट डाई क्या, ये तो हर बार का एकदम पेट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो हर बार आते ही हैं। वेट डाई क्या है, इंडिगो। तो आंसर डी। द रूरल हेल्थ मिशन वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। यहाँ पे थोड़ा सा इनका क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत ये है, रूरल हेल्थ स्कीम इनको देना चाहिए था, ठीक है। रूरल हेल्थ स्कीम ये 1977 में आई है। 1977 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूरल हेल्थ स्कीम को लॉन्च किया था। इसका प्रिंसिपल था प्लेसिंग पीपल्स हेल्थ इन पीपल्स हैंड। हमें लोगों को अपने हेल्थ अपने से ही अपने लिए करिए, अपने हेल्थ को, ठीक है। रूरल लेवल में कैसे कर सकते हैं, इतना तो वहाँ पे डेवलपमेंट है नहीं, तो अपने से ही अपनी हेल्थ को ध्यान में रखिए, ठीक है, जिसको प्राथमिक उपचार बोलते हैं, फर्स्ट एड के लिए। फिर ये है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, वहाँ पे है रूरल हेल्थ स्कीम और इन्होंने दे दिया है रूरल हेल्थ मिशन। ये है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। अगर ये आता है आपसे क्वेश्चन एग्जाम में तो ये है 12 अप्रैल 2005 को ये लॉन्च हुआ है। तो आप कंफ्यूज मत करिएगा, वो तो आप ईयर देख के यहाँ पे समझ गए हैं। रूरल हेल्थ स्कीम आपका है 1977 में आया था और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM 12 अप्रैल 2005 में आया था। इसका एम था टू प्रोवाइड एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर टू द रूरल पीपल। तो इसका आंसर आपका हो गया सी। 1977 में रूरल हेल्थ स्कीम लॉन्च हुई थी। इंटरनेशनल हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। हम हर साल 7 अप्रैल को इंटरनेशनल हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आंसर विल बी ए। What is the sequence of proximo-distal development in child? 2 तरीके का डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट सीक्वेंस को हम 2 तरीके से देखते हैं, एक सिफेलोकॉटल और एक प्रोक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकॉटल मीन्स कि हेड टू टो, सर से नीचे की ओर आ रहा है, ये सिफेलोकॉटल डेवलपमेंट है। एंड प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट सेंटर टू पेरीफेरी, सेंटर पार्ट डेवलप हो रहा है, फेस से एक्सट्रीमिटीज डेवलप हो रही हैं। हमेशा याद रखिए सिफेलोकॉडल मीन्स आपका सर से है, सर से पैर की तरफ जा रहा है। प्रोक्सिमोडिस्टल, डिस्टल, तो ये यहाँ से सेंटर से आपका पेरीफेरी में जा रहा है। क्लियर? तो व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ प्रोक्सिमोडिस्टल? प्रोक्सिमोडिस्टल सेंटर टू पेरीफेरी। तो आंसर आपका क्या हो गया? सी, सेंटर टू पेरीफेरी। नेक्स्ट, according to ICMR NIN 2020 RDA table of weight of reference for Indian men and women is fixed for normal BMI is। ICMR का हर 10-10 साल पे इनका डेटा चेंज होता है, हमारा RDA चेंज होता है, रेफरेंस मैन का एज, वेट, सब ये मॉडिफाई होता है, रिकमेंडेड होता है, नया नया आता है। तो पहले अभी क्या हो गया है, ये एज 19 to 39 ईयर्स हो गया है। पहले ये कितना था? 20 to 39 था, यहाँ पे इन्होंने 1 ईयर माइनस कर दिया है। और बॉडी वेट 65 फॉर मेन है और 55 फॉर विमेन है। और पहले कितना था? ये 60-50 था। तो पूछ रहा है कि इस बार कितना हो गया 2020 के अकॉर्डिंग? तो 65 फॉर मेल एंड 55 फॉर फीमेल। आंसर बी। एंजाइम प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। तो हम पहले एंजाइम की स्टडी देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमारा माउथ से स्टार्ट होता है डाइजेशन। माउथ में सलाइवा से निकलता है एमाइलेज एंजाइम, ये स्टार्च के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। देन आया स्टमक में, स्टमक से निकल रहा है पेप्सिन, यहाँ पे एसिडिक मीडियम होता है, ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में ब्रेकडाउन करता है। देन गया इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम पार्ट से रिलीज होते हैं एंजाइम्स, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड एमाइलेज। तो आप कंफ्यूज मत करिएगा, गैस्ट्रिक जूस से निकल रहा है पेप्सिन और पैनक्रियाटिक जूस से निकल रहा है ट्रिप्सिन।
तो यहाँ पे आपका उल्टा हो रहा है, पी से पैनक्रियाज है तो यहाँ से पी से पैप्सिन, तो ये उल्टा हो रहा है। गैस्ट्रिक जूस से पैप्सिन निकल रहा है, पैनक्रियाटिक जूस से ट्रिप्सिन निकल रहा है। तो आपका आंसर क्या हो गया? एंजाइम प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस पैप्सिन, आंसर बी। ओके, नेक्स्ट, हेपेटाइटिस कॉज्ड थ्रू, हेपेटाइटिस किसके थ्रू कॉज होता है? हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर। ये बहुत तरीके से हो सकता है, अल्कोहल के थ्रू हो सकता है, इसका कॉज मेडिकेशन कुछ हो गया उसके थ्रू, टॉक्सिन्स के थ्रू, और एक इसका मेजर जो कॉज है वायरस। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी आपने सुना होगा, हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है। तो हेपेटाइटिस कॉज थ्रू, इसमें जो ऑप्शन दिए उसके अकॉर्डिंग वायरस, तो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट, अनकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ फॉरगेटिंग, ये क्या है? पहले हमको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन आया कहाँ से है। तो ये बात करी है सिगमंड फ्रॉइड ने, इन्होंने डिफेंस मैकेनिज्म दी थी या मेथड्स ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करी थी कि जब कभी भी हमें कोई परेशानी है, हमें कोई चीज़, हम किसी चीज़ को हमें कोप अप करना है किसी चीज़ से, तो उसके बहुत सारे मेथड्स दिए हैं। रिग्रेशन मीन्स कि हम अपने चाइल्डहुड की साइड जाते हैं, जैसे बेड वेटिंग करने लगते हैं बहुत से लोग। सबमिशन मीन्स हो गया सबमिट करना। रिप्रेशन मीन्स हो गया कि फॉरगेट करना, कोई हमें हमारा जो अनडिजायरेबल अनहैप्पी इवेंट है उसको हमें फॉरगेट करना, उसे हमें भूलना है। प्रोजेक्शन, हमारी कोई गलती है तो हमें किसी के ऊपर दूसरे को प्रोजेक्ट कर दे रहे हैं उस चीज़ को, वो प्रोजेक्शन हो गया। तो इसमें क्या पूछ रहा है? अनकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ फॉरगेटिंग, तो इसका क्या हो गया? रिप्रेशन। आंसर विल बी सी। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो आप मेरा फुल कोर्स भी ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई जाएंगी। एट वॉट एज चिल्ड्रन लर्न बाय ट्रायल एंड एरर, अब ये कहाँ से आया क्वेश्चन? तो ये आपका आया है प्याजे की थ्योरी से। प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताई हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन। अब आप इसको याद कैसे करेंगे? तो उसका सबसे आसान सा निमोनिक है सम पीपल कांट फोकस। सम एस फॉर सेंसरी मोटर, पीपल प्री ऑपरेशनल, कांट कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फोकस फॉर्मल ऑपरेशनल। सेंसरी मोटर स्टेज होती है 0 to 2 years, प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है 2 to 7 years, कंक्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 years एंड फॉर्मल ऑपरेशनल अबव 11। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है? वो इन्हीं स्टेजेस के थ्रू होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू प्याजे। अब इन्होंने बोला है कि 0 to 2 years में अब बच्चा है तो वो इमिटेशन करके कॉग्निटिव डेवलपमेंट अटेन करता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है, ट्रायल एंड एरर करता है, कुछ करेगा, कुछ सीखेगा, कुछ गलती होगी, और उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है। मीन्स कि अब वो सेंसरी मोटर की लास्ट स्टेज होते होते, सेंसरी मोटर भी फर्दर डिवाइड है सब स्टेजेस में, तो इसकी लास्ट स्टेज आते आते बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। जैसे छोटे बच्चों को हम कोई चीज़ दिखाते हैं फिर हटा लेते हैं तो वो उस चीज़ को भूल जाते हैं, बट इस स्टेज के लास्ट आने तक उनके माइंड में अब चीज़ें स्टेबल होने लगती हैं। अब जैसे वो एप्पल को देखेंगे, एप्पल हटा लिया जाएगा उनके सामने से, पर फिर भी वो एप्पल को पहचान सकेंगे। अब उनके माइंड में एप्पल का फिगर रहेगा, उनके सामने बॉल हमने रखी, हटा ली, पर अब वो बॉल को ढूंढेंगे, तो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब उनमें सिंबॉलिक थॉट आ जाती है, अगर उनकी माँ ने आवाज़ लगाई तब उनके दिमाग में माँ की इमेज बन जाएगी, दिस इज कॉल्ड सिंबॉलिक थॉट। अब लॉजिकल उनको थॉट आ जाती है, 2 into 2 4, अब वो ये सीख जाते हैं, कंजर्वेशन का इनकी प्रॉपर्टी उनमें डेवलप हो जाती है, और 4th स्टेज में साइंटिफिक रीजनिंग अब उनमें डेवलप हो जाती है। तो ट्रायल और एरर किस स्टेज में है? 0 to 2 सेंसरी मोटर, 0 to 2 years में। या तो आपसे इसमें इन्होंने यहाँ पे एज वाइज दे दिया है, या फिर आपको ऐसे नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका ए हो गया, 0 to 2 years सेंसरी मोटर स्टेज। इनहेरिटेड इनकम, इनहेरिटेड क्या है? जो भी हमें विरासत में इनकम मिल रही है, तो वो हमारी रेगुलर तो है नहीं, इररेगुलर भी नहीं है, डायरेक्ट भी नहीं है, इनडायरेक्ट इनकम है हमारी वो। यूनिसेफ वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, यूनिसेफ क्या है? यूनिसेफ का पहले नाम द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड था, अब इसका नाम हो गया है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड,
यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। इसका क्या एम है? प्रोवाइड डेवलपमेंटल एड टू चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड बच्चों का डेवलपमेंट करना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। फाउंड कब हुआ है? 11 दिसंबर 1946 में। डेट भी कई बार पूछ लेता है, दे देगा 11, 12, 13, 14, तो 11 दिसंबर 1946, ठीक है। हेडक्वार्टर पूछ लेता है, तो इसमें क्या दिया हुआ है आपको? 1946, 11 दिसंबर 1946। तो कोशिश करिए आप डेट भी साथ में याद रखिए, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 मतलब जब हमारे इंडिपेंडेंस के 1 साल पहले की बात है, लगभग 6 महीने 7 महीने पहले की बात है, पर आप 47 तो 46 1 साल पहले करके याद कर सकते हैं। तो याद करने का, यूनिसेफ कब आया है? इंडिपेंडेंस के 1 साल पहले। इंडिपेंडेंस के 1 साल पहले। यूनिसेफ कब आया है? इंडिपेंडेंस के 1 साल पहले। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। तो आंसर आपका बी हो गया 46। फर्स्ट होम साइंस कॉलेज was established in which state? तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। होम साइंस एट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी was made in 1932 at Delhi in लेडी इरविन कॉलेज। लेडी इरविन कॉलेज में दिल्ली के 1932 में सबसे पहले कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे ये आया, होम साइंस इस्टेब्लिश हुआ है। तो आपसे 3 तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक बार इन्होंने स्टेट दे दिया, एक बार कॉलेज का नाम दे सकते हैं, एक बार ईयर दे सकते हैं। तो लेडी इरविन कॉलेज में दिल्ली का है 1932 में सबसे पहले कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे इस्टेब्लिश हुआ होम साइंस। तो आंसर आपका ए। नेक्स्ट, इन जैपनीज फ्लावर अरेंजमेंट सो इंडिकेट्स। जैपनीज में फ्लावर अरेंजमेंट में इन्होंने फ्लावर, जैपनीज में तीन फ्लावर्स यूज करते हैं, ऑड नंबर में यूज करते हैं। तो जो हमारा सबसे लंबा वाला फ्लावर होता है उसको बोलते हैं सिन, उससे छोटा वाला बोलते हैं सो, और सबसे छोटे वाले को बोलते हैं हाइकी। सिन, सो, हाइकी। सिन, सो एंड हाइकी। सिन रिप्रेजेंट करता है हेवन को, हेवन को मतलब कि स्वर्ग को। फिर उससे छोटा मैन हुआ तो वो सो। सिन हेवन रिप्रेजेंट कर रहा है, सो मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइकी अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाइकी अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिन रिप्रेजेंट कर रहा है हेवन को, सो रिप्रेजेंट कर रहा है मैन को, और हाइकी रिप्रेजेंट कर रहा है अर्थ को। सबसे हाईएस्ट हेवन है, सिन है, मिडिल सो एंड लोएस्ट हाइकी अर्थ। तो आपका क्वेश्चन क्या है? इन जैपनीज फ्लावर्स अरेंजमेंट सो इंडिकेट्स, सो क्या इंडिकेट्स कर रहा है आपको? मैन। तो आंसर आपका क्या होगा? सी। ओके, सिन हेवन को, सो मैन को, हाइकी अर्थ को। सिन हेवन, सो मैन, हाइकी अर्थ। आप साथ साथ लर्न भी करते चलिए। फॉर्मल टेक्निक्स ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन इज, वर्क सिंप्लीफिकेशन की फॉर्मल टेक्निक है और इनफॉर्मल टेक्निक है। फॉर्मल टेक्निक, इनफॉर्मल टेक्निक। फॉर्मल टेक्निक में आपकी 4 टेक्निक्स आती हैं, माइक्रो मोशन फिल्म एनालिसिस, मेमो मोशन स्टडी टेक्निक, साइक्लोग्राफ टेक्निक एंड स्टॉपवॉच टेक्निक। अभी हम यहाँ पे डिटेल में नहीं देखेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और जो इनफॉर्मल टेक्निक है उसको पेन पेंसिल टेक्निक भी बोलते हैं। तो आपका क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सी है फॉर्मल? तो साइक्लोग्राफ, साइक्लोग्राफ। तो आपका आंसर क्या हो गया? बी, साइक्लोग्राफ। नेक्स्ट, ग्रोथ इंडिकेट्स विच टाइप ऑफ चेंजेस इन द बेबी। ग्रोथ इंडिकेट्स करती है क्वांटिटेटिव, हमारी हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, तो वो क्वांटिटेटिव है, हम उसको मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में, मीटर में, इंचेस में, फीट में मेजर कर सकते हैं। डेवलपमेंट होगा तो डेवलपमेंट में आपका ग्रोथ भी आ रहा है और हमारा पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव इन नेचर एंड डेवलपमेंट इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ इन नेचर। तो यहाँ सिर्फ ग्रोथ की बात हो रही है, तो ग्रोथ क्या आएगा हमारा? क्वांटिटेटिव, क्योंकि ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं। तो आंसर आपका बी। अपहोल्स्ट्री इज यूज्ड। अपहोल्स्ट्री क्या है? जो हम फर्नीचर को कवर करने के लिए यूज करते हैं उसको बोलते हैं अपहोल्स्ट्री। तो आंसर विल बी बी। अल्पना इज फ्रॉम, अल्पना क्या है? फ्लोर डिजाइन होती है, बंगाल की ये फ्लोर डिजाइन है। तो आंसर आपका ए। इन गारमेंट रफल कॉलर आर जनरली यूज्ड इन विच शेप ऑफ नेक। रफल कॉलर हम राउंड नेक पे लगाते हैं। तो आंसर आपका डी।
एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इंक्लूड्स, एस्पेक्ट्स क्या हो गया, किसी भी चाइल्ड के डेवलपमेंट के कितने डोमेन्स हैं, कितने एस्पेक्ट्स हैं। 3 एस्पेक्ट्स की हम बात करते हैं, एक फिजिकली डेवलपमेंट हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, इमोशनल डेवलपमेंट हो गया ना, मोटर डेवलपमेंट हो गया आपका। तो इसमें आपका क्या हो गया, ऑल, आंसर डी। जाइगोट, इस जाइगोट क्या है, स्पर्म है, ओवम है, न्यू सेल है, क्रोमोसोम है, तो स्पर्म तो है नहीं, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम मिलके तब जाइगोट बनता है, एक नई सेल बन रही है, स्पर्म और ओवम मिलकर एक नई सेल बना रहे हैं, वो जाइगोट है। क्रोमोसोम भी नहीं है, तो क्या है ये, न्यू सेल, आंसर सी। नाइट्रोजन परसेंटेज इन प्रोटीन, प्रोटीन में 16% नाइट्रोजन होता है। हम कई बार जब प्रोटीन, क्रूड प्रोटीन निकालने के हम 6.25 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 6.25 कहाँ से आता है, ये हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि नाइट्रोजन कंटेंट कितना है, 16%, हमने 100 को 16 से डिवाइड किया तो 6.25 आया। इसीलिए जब हम क्रूड प्रोटीन निकालते हैं तो हम 6.25 से प्रोटीन कंटेंट में वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया, ए, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन प्रोटीन 16%। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन, आज 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, हमारे TGT 21 का 50 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको सेशन कैसा लग रहा है, आपको और किस टाइप के और वीडियो चाहिए। ओके, तब तक बाय बाय।